नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका ओपन लर्निंग में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 7th की ज्योग्राफी का 8th चैप्टर जो है ह्यूमन इन्वायरमेंट इंटरैक्शंस द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो ये चैप्टर शुरू होता है रेणुका और उसके अंकल मिस्टर श्रीकांत की एक कॉन्वर्जेशन के बीच। तो रेणुका बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होती है क्योंकि उसके अंकल श्रीकांत काफी महीनों के बाद अब घर आ रहे थे, जो कि एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर और ट्रैवलर थे। रेणुका का भी काफी इंटरेस्ट था बचपन से वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट में। रेणुका के अंकल उसे एक बुक इंट्रोड्यूस करते हैं जो कि नेचर से रिलेटेड थी। उन पिक्चर्स को देखकर, डिस्टेंस लैंड एंड पीपल को देखकर और जो वहां पर रहते हैं उनको देखकर रेणुका काफी ज्यादा फैसिनेटेड यानी कि आकर्षित होती है। अब रेणुका के अंकल रेणुका को बताते हैं that you can see people from different parts of the world। तुम वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स के लोगों को यहाँ पर देख पा रही हो। कुछ ड्राई डेजर्ट से हैं, कुछ फ्रोजन लैंड से हैं, तो कुछ हॉट वेट रेन फॉरेस्ट से हैं। ये तो मुझसे काफी ज्यादा डिफरेंट दिखाई देते हैं, रेणुका ऑब्जर्व करती। लेकिन उसके अंकल मिस्टर श्रीकांत बताते हैं कि भले ही तुमसे डिफरेंट हो देखने में, लेकिन ये हमारी तरह ही सेम बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ शेयर करते हैं, जैसे कि फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। आप भले ही वर्ल्ड के किसी भी कोने में क्यों ना रहते हो, ये तीन चीजें जरूरी ही हैं सभी की लाइफ के लिए, फूड, क्लोथ एंड शेल्टर। इसके अलावा जो एक्टिविटीज तुम करती हो वहां के बच्चे भी सेम एक्टिविटीज करते हैं, लाइक गेम्स खेलना, छोटी मोटी लड़ाई झगड़े हो जाते हैं और बाद में उन्हें ठीक करना, गाना गाना, डांस करना और फैमिलीज की डिफरेंट कामों में हेल्प करना। और वहां के जो लोग रहते हैं वो नेचर के काफी ज्यादा क्लोज रहते हैं और वो अर्ली एज में ही सीख जाते हैं नेचर की केयर करना, और वो जानते हैं कि फिश को कैसे पकड़ना है और जंगल से, फॉरेस्ट से किस तरह के मटेरियल्स को कलेक्ट करना है। इस स्टोरी से हमें ये पता चला कि वर्ल्ड के जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं या फिर वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स में जो लोग रहते हैं, वो भले ही हमसे देखने में अलग हो, डिफरेंट हो, लेकिन उनके डेली चोर्स जो हैं, डेली एक्टिविटीज, डेली रूटीन्स जो हैं, वो हमसे ही मिलती जुलती हैं। इसके अलावा जो ट्राइबल एरियाज रहते हैं वो हमसे थोड़ा सा डिफरेंट रहते हैं इस मामले में कि वो नेचर के ज्यादा क्लोज रहते हैं और नेचर की केयर करना वो जानते हैं और क्या क्या चीजें फॉरेस्ट से कलेक्ट करनी है वो अच्छे से जानते हैं। अब बात करते हैं लाइफ इन द अमेज़न बेसिन। अमेज़न बेसिन में लाइफ किस तरह से है। जो ट्रॉपिकल रीजन है वो इक्वेटर के पास पाया जाता है, जो कि 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ के बीच में पाया जाता है। 10 डिग्री नॉर्थ यानी कि 0 डिग्री से 10 डिग्री नॉर्थ, नॉर्थ हेमिस्फीयर का जो पार्ट है, और दूसरी तरफ 0 डिग्री इक्वेटर से 10 डिग्री साउथ, साउथ हेमिस्फीयर का जो पार्ट है, वो आता है इस रीजन में, जिसे इक्वेटोरियल रीजन कहा जाता है। और अमेज़न रिवर भी इसी रीजन में फ्लो करती है। इसके अलावा ये रिवर माउंटेन से वेस्ट की तरफ फ्लो करती है, जो पहुंचती है अटलांटिक ओशन में, जो कि ईस्ट की तरफ है। और वो जगह जहां पर रिवर फ्लो करती है और किसी दूसरी वाटर बॉडी के साथ मिलती है, तो उसे कहते हैं रिवर्स माउथ। रिवर्स का माउथ मान ले कि ये सी है या फिर ओशन है, रिवर इस तरफ से फ्लो कर रही है और यहाँ पे जब एंटर करती है तो ये जो पोर्शन बनता है उसे कहते हैं रिवर्स माउथ। और ये रिवर बेसिन जो है, अमेज़न रिवर का जो बेसिन है, वो ड्रेन करता है डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज को। फॉर एग्जांपल के लिए ब्राजील, पार्ट्स ऑफ पेरू, बोलिविया, इक्वाडोर, कोलंबिया एंड स्मॉल पार्ट ऑफ वेनेजुएला। अब आपको करना इतना है कि इन कंट्रीज को लोकेट करना है वर्ल्ड मैप पर और साथ में जाननी है इनकी कैपिटल्स क्या है। और इसके अलावा जो आपको करना है वो ये करना है कि इक्वाडोर के पास से कौन से बेसिन्स में जो कंट्रीज हैं वो क्रॉस करती हैं, या इक्वेटर कौन सी बेसिन वाली कंट्रीज से क्रॉस होता है। राइट, अब बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं अमेज़न बेसिन में क्लाइमेट किस तरह की है। तो अमेज़न बेसिन, जैसे हमने डिस्कस किया कि ये इक्वेटोरियल रीजन में आता है, तो उसकी वजह से यहाँ की जो क्लाइमेट है हॉट एंड वेट है और सारा साल ये ऐसे ही रहती है। हॉट और वेट इस तरह से क्योंकि ये इक्वेटर के पास है, तो इक्वेटर के पास होने की वजह से सन रेज डायरेक्टली फॉल करती हैं, जिस वजह से टेम्परेचर यहाँ पे बहुत ही ज्यादा हाई होता है। इक्वेटर के पास है, सी के पास है, उस वजह से इवेपोरेशन यहाँ पे बहुत ज्यादा होती है, तो क्लाइमेट वेट भी रहती है।
और दिन और रात इक्वली हॉट एंड ह्यूमिड रहते हैं। ह्यूमिड क्या होते हैं ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। ह्यूमिड का सिंपली मतलब है अमाउंट ऑफ वाटर जो एयर में प्रेजेंट होता है वो। और इतना ज्यादा वो अमाउंट प्रेजेंट होता है, वो वाटर वेपर जितने ज्यादा प्रेजेंट होते हैं एयर में, उसकी वजह से, और गर्मी इतनी ज्यादा होती है, जो स्किन है वो स्टिकी फील होती है, लाइक चिपचिपा सा महसूस होता है। और हर दिन यहाँ पर रेनफॉल होती है विदाउट एनी वार्निंग। टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी दिन के दौरान हाई रहती है, लेकिन रात के दौरान एक चीज यहाँ पे डाउन हो जाती है और वो है टेम्परेचर। ह्यूमिडिटी हाई ही रहती है। अब बात करते हैं रेन फॉरेस्ट की। अब इसके नाम से ही क्लियर है, रेन फॉरेस्ट इसका मतलब है वो फॉरेस्ट जहां पे रेनफॉल बहुत ही ज्यादा होती है, जिसकी वजह से ये फॉरेस्ट थिक ग्रो करते हैं। और ये इतने ज्यादा थिक होते हैं, इतने ज्यादा घने होते हैं, इन पेड़ों के जो रूफ बन जाती हैं लीव्स और ब्रांचेस की वजह से, वो सनलाइट को ग्राउंड तक पहुंचने नहीं देते हैं, जिसकी वजह से ग्राउंड पर मैक्सिमम टाइम अंधेरा ही रहता है और बहुत बिल्कुल ना के बराबर सनलाइट वहां तक पहुंच पाती है। और वही वेजिटेशन वहां पर ग्रो करती है जो शेड्स को टॉलरेट कर सके। इसके अलावा ऑर्चिड्स और ब्रोमिलियार्ड्स कुछ ऐसे प्लांट्स हैं, या यूं कहें ये पैरासाइट हैं, जिन्हें प्लांट पैरासाइट्स हैं, जो पेड़ों की सहायता से हेल्प से वहां पर ग्रो करते हैं। अब आता है कि जो रेन फॉरेस्ट होते हैं वो फोना के मामले में बहुत ही ज्यादा रिच होते हैं। फोना की अगर बात करें तो इसका मतलब है एनिमल किंगडम। वहाँ के जो एनिमल्स हैं या वाइल्ड लाइफ है वो है फोना। तो बर्ड्स सच एज टुकन्स, हमिंग बर्ड्स, बर्ड्स ऑफ पैराडाइज विद देयर ब्रिलियंट कलर्ड प्लमेज। प्लमेज का मतलब है फेदर। वहां उनकी जो ये बर्ड्स ऑफ पैराडाइज है, इनका फेदर बहुत ज्यादा कलर्ड और चमकीला होता है, शानदार होता है। इसके अलावा ओवर साइज्ड बिल्स इस पिक्चर में आप देख पा रहे हैं कि वो किस तरह से देखने को मिलता है। तो ये काफी ज्यादा कॉमन है और ये ज्यादातर देखने को मिलते हैं, कॉमनली देखने को मिलते हैं इंडिया के अंदर। और ये बर्ड्स जो हैं काफी ज्यादा लाउड साउंड क्रिएट करते हैं फॉरेस्ट में। एनिमल्स लाइक मंकीज, स्लोथ एंड ईटिंग टैपिर्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा रेप्टाइल्स की बात करें तो रेप्टाइल्स की और स्नेक्स की भी बहुत ज्यादा स्पीसीज इन जंगलों में देखने को मिलती हैं, लाइक क्रोकोडाइल्स, स्नेक, पाइथन अबाउंड, एनाकोंडा एंड बोआ कंस्ट्रिक्टर। ये कुछ कॉमन स्पीसीज हैं यहाँ पर। इसके अलावा ये जो बेसिन है वो इंसेक्ट की बहुत सारी हजारों स्पीसीज का घर है। इसके अलावा फिशेस की बहुत सारी स्पीसीज जैसे कि फ्लैश ईटिंग पिराना इन रिवर्स में पाई जाती हैं। इस तरह से हमें ये जानने को मिलता है कि ये जो बेसिन है यहाँ पर वैरायटी है फ्लोरा एंड फौना की, काफी ज्यादा रिच है इन मामलों में। अब है पीपल ऑफ द रेन फॉरेस्ट। पहले हमने बात किया फौना का, फ्लोरा का, रेन फॉरेस्ट के अंदर। अब बात कर रहे हैं लोग किस तरह से रहते हैं फ्लोरा और सॉरी रेन फॉरेस्ट के अंदर, किस तरह की उनकी एक्टिविटीज रहती हैं। यहाँ पर ज्यादातर लोग छोटे से हिस्से पर फूड ग्रो करते हैं। और कैसे करते हैं, यहाँ पर ट्रीज होते हैं और फॉरेस्ट होते हैं, उन्हें क्लियर करके एग्रीकल्चर लैंड डेवलप करते हैं। मेन जो हैं वो हंट करते हैं और फिशिंग करते हैं। जो वुमेन्स रहती हैं वो क्रॉप्स की देखभाली करती हैं। और जो मेन क्रॉप यहाँ पे ग्रो की जाती है वो है टैपियोका, पाइनएप्पल एंड स्वीट पोटैटो। अब ऐसा नहीं है कि हंटिंग हर रोज हो पाएगी, फिशिंग फिशेस जो है आपको हर रोज ही मिल पाएंगी, वो कभी कभी नहीं भी मिल पाती हैं, लेकिन खाना तो हर रोज चाहिए होता है। तो वुमेन्स जो हैं वो फैमिलीज को जिंदा रखने में काफी ज्यादा हेल्प करती हैं, क्योंकि ये वेजिटेबल्स को ग्रो करती हैं। और यहाँ के जो लोग रहते हैं वो ज्यादातर स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हैं। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर क्या होती है वो आने वाली स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा द स्टेपल फूड इज मैन्योक, जो यहाँ का स्टेपल फूड है। स्टेपल फूड का मतलब है जो हर दिन खाने वाला फूड या फिर हर दिन रोज डेली रूटीन के हिसाब से ली जाने वाली डाइट, उसे स्टेपल फूड कहते हैं। और इनका जो स्टेपल फूड है वो है मैन्योक, जिसे कसावा के नाम से भी जाना जाता है। और ये पोटैटो की तरह ग्राउंड के अंदर ही पैदा होता है। और यहाँ के लोग क्वीन एंड्स को भी खाते हैं और एग सैक्स को भी खाते हैं। यहाँ की जो कैश क्रॉप्स हैं वो है कॉफी, मेज एंड कोकोआ। अब बात करते हैं कि रेन फॉरेस्ट घरों के लिए लकड़ी भी प्रोवाइड करता है। कुछ फैमिलीज थैच्ड हाउसेस में रहती हैं। पिछले चैप्टर में हम डिस्कस कर चुके हैं कि थैच्ड हाउसेस क्या होते हैं, जो स्ट्रॉ से बने होते हैं, मजबूत स्ट्रॉ होती है।
और शेप्ड लाइक बीव्स, मधुमक्खी का छत्ता आपने जो देखा होगा, इस पिक्चर में भी आप देख पा रहे हैं, कुछ इसी तरह के घर रहते हैं उनके। इसके अलावा लार्ज अपार्टमेंट लाइक मलोका, ये भी क्रिएट किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। मलोका क्या होता है, किस तरह से दिखाई देते हैं ये घर, वो इस पिक्चर में आप देख पा रहे हैं। और ये डीपली स्लैंटिंग रूफ होती है। स्लैंटिंग का मतलब है तिरछा, तिरछी रूप से रहती है। मैं पिछले चैप्टर में भी आपको ये बता चुका हूँ। लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ द अमेजोन बेसिन इज स्लोली चेंजिंग। अब जो अमेजोन बेसिन के अंदर लोगों की लाइफ है वो धीरे धीरे चेंज हो रही है। पहले के दिनों में क्या होता था कि जो फॉरेस्ट का हार्ट होता था, वहां तक पहुंचने के लिए सिर्फ रिवर के थ्रू ही पहुंचा जाता था, रिवर का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन 1970 में ट्रांस अमेजोन हाईवे बनने के बाद रेन फॉरेस्ट का हर एक पार्ट एक्सेसिबल हो गया, हर एक पार्ट में पहुंच पाना इजी हो गया। और एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल भी किया जाता है अब डिफरेंट प्लेसेस तक पहुंचने के लिए। और जो इंडिजिनियस पॉपुलेशन थी, जो शुरू से उन जगहों पर रह रही थी, वो मजबूर हो गए, एक तरह से पुश किया गया उन्हें उन एरिया से बाहर रहने के लिए। और उन्हें मजबूरन किसी नए एरिया में, उन एरिया से बाहर जाकर सेटल होना पड़ा। लेकिन उन्होंने जो इस तरह से वो फार्मिंग की प्रैक्टिस करते आए थे, उन्होंने कंटिन्यू रखा उस प्रैक्टिस को। अब है कि डेवलपमेंट एक्टिविटीज की वजह से बायोलॉजिकल डाइवर्स और रेन फॉरेस्ट जो हैं डिस्ट्रक्ट हो रहे हैं। और ऐसा एस्टिमेट किया गया है कि बहुत बड़ा एरिया हर साल अमेज़न बेसिन का डिसअपियर हो रहा है। अब ये डिस्ट्रक्शन की इतनी ज्यादा है कि जो टॉप सोइल है वो रेनफॉल की वजह से ही वॉश हो जा रही है, वो मूव हो जा रही है। जो पहले जितने घने जंगल वहां पे हुआ करते थे, अब प्रेजेंट वर्ल्ड में वो बैरन लैंडस्केप एक बंजर जमीन में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। अब बात करते हैं लाइफ इन द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में किस तरह की लाइफ है। द ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर गंगा एंड ब्रह्मपुत्र टुगेदर फॉर्म द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ये इंडियन रिवर्स हैं गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, और नॉर्थ इंडिया के नॉर्थ में ये बेसिन है। इसके अलावा ये जो बेसिन है ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन में आता है, जो सिचुएटेड है 10 डिग्री से लेकर 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड्स के बीच में। अगर हम गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन्स की बात कर रहे हैं, तो अगर 10 डिग्री अगर बात करें तो ये कहना बिल्कुल सही नहीं होगा, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक में 10 डिग्री नॉर्थ दिया गया है, बट एक्चुअली में 10 डिग्री अगर बात करें तो वो तो साउथ में आ जाएगा। इसके अलावा जो सब ट्रॉपिकल रीजन शुरू होता है इंडिया के अंदर, वो 23.5 डिग्री, जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर शुरू होता है, वहां से शुरू होता है। तो इस हिसाब से 10 डिग्री मेरे अकॉर्डिंग सही नहीं होगा। बाकी आप अपनी समझ से या फिर गूगल से सर्च करके इसे करेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो ट्रिब्यूटरीज हैं गंगा की, जैसे कि घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी, ये और इसके अलावा ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज, ये सब इन प्लेन्स को, इन बेसिन को बनाती हैं। अब इसके अलावा आप मुझे बताइए कि ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं। चलिए मुझे मत बताइए, खुद से आप एक बार ट्राई करना, सर्च करना कि कौन सी हैं ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज। अगर आपको नहीं पता चलेगा, कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिए कि हमें नहीं पता चल रहा, तो मैं वहां पे आपको आंसर जरूर दूंगा। अब आता है कि ये जो बेसिन है इसके फीचर्स क्या क्या हैं। तो इसके फीचर्स हैं द प्लेन्स ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, द माउंटेन्स एंड द फुट हिल्स ऑफ द हिमालयाज। फुट हिल्स ऑफ द हिमालयाज कहने का मतलब है कि जो ये हिमालयस है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये फिर नेपाल, सिक्किम, इसके अलावा भूटान, ये अरुणाचल, इनके साउथ में, या यूं कहें कि इनके जो साउथ में ये जो प्लेन्स शुरू हो रहे हैं, ऑरेंज में आपको दिख रहे हैं, ये आते हैं फुट हिल्स पर। एंड द फुट हिल्स ऑफ द हिमालयाज एंड सुंदरबन डेल्टा आर द मेन फीचर ऑफ दिस बेसिन। वेस्ट ऑफ बंगाल में आपको सुंदरबन डेल्टा देखने को मिलता है। गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर्स दोनों आपस में मिलकर ये डेल्टा बनाती हैं। इसके अलावा जो इंडिया की क्लाइमेट है वो मॉनसून टाइप क्लाइमेट है। मॉनसून जो रेन लेकर आते हैं इंडिया के अंदर, वो लेके आते हैं मिड जून और मिड सितंबर के बीच में। और समर्स बहुत ज्यादा गर्म और विंटर्स बहुत ज्यादा ठंडी होती हैं यहाँ पर। अब बात करते हैं कि द बेसिन एरियाज हैज वेरिड टोपोग्राफी। बेसिन एरिया की टोपोग्राफी जो है डिफरेंट डिफरेंट रहती है। एनवायरनमेंट काफी ज्यादा डोमिनेंट यूं कहे या फिर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन में। अब माउंटेन एरियाज में जहां पे रहने लायक टेरेन नहीं है, वहां पर बहुत ही उन गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में
जो माउंटेनियस एरिया में है, हिली एरियाज में है, वहां पर जो है पॉपुलेशन बहुत ही कम है। इसके अलावा प्लेन एरियाज काफी ज्यादा सुटेबल रहते हैं ह्यूमन के सर्वाइवल की बात करें उसके लिए, या फिर रहने के लिए, सेटलमेंट के लिए। इन सब की अगर बात करें तो प्लेन एरियाज सबसे ज्यादा कंफर्टेबल या फिर सुटेबल रहते हैं। यहाँ जो रिवर्स के अलोंग साइड रहते हैं वहाँ की सॉइल बहुत ही ज्यादा फर्टाइल रहती है। मैक्सिमम लोग जो हैं एग्रीकल्चर के साथ जुड़े होते हैं, क्योंकि फ्लैट लैंड पर एग्रीकल्चर ग्रो करना और ऊपर से वो फर्टाइल हो तो सोने पे सुहागा हो जाता है। इसके अलावा अब जरूरी नहीं है फ्लैट लैंड है वहां पर एग्रीकल्चर ही ग्रो की जाएगी। अब प्रेजेंट वर्ल्ड में क्या हो रहा है कि इंडस्ट्री सेटअप हो रही हैं, सिटीज डेवलप हो रही हैं, उसके अलावा सेकेंडरी और टर्शरी एक्टिविटीज भी ज्यादा इंप्रूव हो रही हैं। लेकिन अगर लैंड फर्टाइल है तो उसको खोना नहीं चाहिए, वहां पे कल्टीवेशन ही की जानी चाहिए, एग्रीकल्चर ही प्रैक्टिकल प्रैक्टिस की जानी चाहिए, ताकि आने वाले टाइम में दिक्कत ना हो या प्रेजेंट वर्ल्ड में दिक्कत ना हो पॉपुलेशन को खाने को लेकर। इसके अलावा द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, डेंसिटी क्या होगी आने वाली स्लाइड में ये भी डिस्कस करेंगे। डेंसिटी किसे कहते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी किसे कहते हैं। तो बात कर रहे थे हम कि पॉपुलेशन डेंसिटी काफी ज्यादा हाई रहती है प्लेन्स की, और जो मेन क्रॉप यहाँ पर ग्रो की जाती है वो है पैडी। पैडी जिन्हें नहीं पता, सिंपली बताऊं तो राइस की कल्टीवेशन। तो राइस की कल्टीवेशन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है वाटर, और ये उन एरियाज में ग्रो करती है या तो वहां पे कनाल के थ्रू इजिली पानी पहुंचाया जा रहा है या फिर रेनफॉल बहुत ही ज्यादा हाई होती हो। इसके अलावा जो पैडी के अलावा जो मेन क्रॉप्स हैं वो कौन सी हैं, वेट, मेज, शोगम, ग्राम, मिलेट्स, ये क्रॉप्स भी वहां पे उगाई जाती हैं। इसके अलावा जो कैश क्रॉप्स रहती हैं लाइक शुगर केन और जूट यहाँ पर उगाई जाती हैं। बनाना की प्लांटेशन भी प्लेन एरियाज में देखने को मिलती है। इसके अलावा वेस्ट बंगाल और असम में टी की जो प्लांटेशन के थ्रू टी ग्रो की जाती है। सिल्क की प्रोडक्शन जो होती है मैक्सिमम ही देखने को मिलती है बिहार और असम में, सिल्क वोम के थ्रू ये कल्टीवेशन की जाती है। माउंटेन्स और हिल्स की अगर बात करें तो वहां जहां पे स्लोप जेंटल रहता है, अगर जेंटल नहीं भी होता है तो फ्लैट किया जाता है वहां पर, जिसे टेरेस फार्मिंग कहती है, उस वजह से वहां पर क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है। अब बढ़ते हैं आगे। जो वेजिटेशन कवर रहता है वो डिपेंड करता है कि किसी जगह का लैंडफॉर्म किस तरह से होगा, उसी पर डिपेंड करेगा कि वेजिटेशन कवर किस तरह से रहेगा। इसके अलावा जो गंगा और ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स हैं वहां पर देखने को मिलते हैं ट्रॉपिकल डिसीडियस ट्रीज। इसके साथ साथ टीक, साल और पीपल के ट्रीज भी देखने को मिलते हैं। ठीक बैम्बू ग्रुप्स ये देखने को मिलते हैं ब्रह्मपुत्रा प्लेन के अंदर। अगर डेल्टा की बात करें तो डेल्टा एरिया कवर्ड रहते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट में। अभी आपके सामने एक पिक्चर शो करूंगा, उसमें आप देखने को मिलेगा आपको कि मैंग्रोव फॉरेस्ट किस तरह से रहते हैं। इसके अलावा अगर बात करें इन पार्ट्स ऑफ उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश, तो यहाँ पर कॉनिफेरस ट्रीज लाइक पाइन, देवदार और फिर ये देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो क्लाइमेट रहती है वो काफी ठंडी और जो स्लोप रहता है वो काफी स्टीप रहता है। अब जो ये बेसिन है यहाँ पर बहुत ज्यादा वैरायटी देखने को मिलती है वाइल्ड लाइफ की। लाइक एलिफेंट, टाइगर्स, डियर एंड मंकीज ये सब कॉमन है। द वन होस्ट राइनोज यहाँ पर देखने को मिलते हैं ब्रह्मपुत्रा प्लेन में, और वन होस्ट राइनोज जो कि असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है वहां पर देखने को मिलते हैं, और काजीरंगा नेशनल पार्क फेमस ही है वन होस्ट राइनो के लिए। डेल्टा एरिया के अंदर बंगाल टाइगर, क्रोकोडाइल्स एंड एलिगेटर ये सब देखने को मिलते हैं। एक्वेटिक लाइफ की बात करें तो फ्रेश रिवर वाटर्स, द लेक्स एंड द बे ऑफ बंगाल सी, यहाँ पर एक्वेटिक लाइफ काफी ज्यादा डेवलप है। द मोस्ट पॉपुलर वेराइटीज ऑफ द फिश आर द रोहू, कटला एंड हिल्सा, ये सब देखने को मिलती हैं। और इन एरियाज में जो लोग रहते हैं वहाँ की जो स्टेपल डाइट है वो है फिश एंड राइस। स्टेपल डाइट का मतलब है डेली रूटीन में ली जाने वाली डाइट या डेली रूटीन में खाया जाने वाला खाना। अब बात करते हैं कि द गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन हैज सेवरल बिग टाउन्स एंड सिटीज। ऑब्वियसली फ्लैट लैंड्स हैं, फर्टाइल लैंड्स हैं, यहाँ पे सेटलमेंट इतनी ज्यादा है जिस वजह से यहाँ पे बिग टाउन्स और सिटीज देखने को मिलती हैं। और जो सिटीज हैं, सिटीज लाइक इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना, कोलकाता, इनकी जो पॉपुलेशन है वो 10 लाख से भी ज्यादा है। और ये जो डेवलप है किस रिवर के आसपास है वो है गंगा। इसके अलावा जो वेस्ट वाटर है टाउन्स और इंडस्ट्रीज से जो निकलता है वो इन रिवर्स में डिस्चार्ज किया जाता है, जो रिवर्स के वाटर को पोल्यूट कर रहा है। और जितने भी 4 तरह के वेज हैं ट्रांसपोर्ट के, रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज एंड वाटरवेज, ये गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन में भी डेवलप हैं। अब बात करते हैं कि कोलकाता के अंदर जो इम्पोर्टेंट पोर्ट है वो हुगली रिवर के
बैंक पर सिचुएटेड लोकेटेड है, जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के मामले में भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब आते हैं कि टूरिज्म भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है इन बेसिन के अंदर। फॉर एग्जांपल ताजमहल यमुना के साइड में है, रिवर के बैंक के साइड है, जो कि आगरा में है, और आगरा दिल्ली में नहीं है, यूपी के अंदर आता है। इलाहाबाद जो है वो है गंगा और यमुना के कॉन्फ्लुएंस जोन पे, जहां पर गंगा और यमुना दोनों आपस में मिलती हैं। वहां पर कौन सी सिटी डेवलप है, वो है इलाहाबाद। उसके बाद आता है बुद्धिस्ट स्तूपास हैं उत्तर प्रदेश में और बिहार में। लखनऊ में आपको दिखने को मिलेगा इमामबाड़ा। इमामबाड़ा क्या होता है, इस पिक्चर में आपको देखने को मिलेगा। आसाम फेमस है काजीरंगा एंड मानस के लिए विद वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, और अरुणाचल प्रदेश जो है वहां पे डिस्टिंक्ट ट्राइबल कल्चर देखने को मिलता है। तो ये सारी जो चीजें हैं काफी ज्यादा डाइवर्स हैं आपस में, और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं किसके लिए, टूरिज्म के लिए। इसके बाद अब हम लास्ट में डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स से इसी चैप्टर से रिलेटेड। जो स्पेनिश एक्सप्लोरर थे, उन्होंने डिस्कवर किया था अमेज़न रिवर को। अब उन्होंने कैसे डिस्कवर किया था, जब वो वहां पर पहुंचे थे तो उनके ऊपर अटैक हुआ था, कुछ वुमेन वॉरियर्स थी, उन्होंने उसके ऊपर अटैक किया, जिन्होंने हेड गियर्स पहने हुए थे और ग्रास से बनी हुई स्कर्ट्स पहनी हुई थी। तो उन्हें देखकर उन्हें वो रोमन एम्पायर में जो वुमेन वॉरियर्स थी, जिन्हें अमेज़न के नाम से जाना जाता था, उन्हें उनकी तरह लगी, तो जिस वजह से उनका नाम भी अमेज़न पड़ा। तो प्रेजेंट में जो अमेज़न रिवर है, अमेज़न बेसिन है, अमेज़न फॉरेस्ट है, तो वो उसी के नाम से फेमस है। इसके अलावा जो ब्रोमीलियार्ड्स हैं, ब्रोमीलियार्ड्स जो एक स्पेशल तरह का प्लांट रहता है, वो अपने लीव्स का इस्तेमाल करता है पानी को स्टोर करने के लिए, और एनिमल्स लाइक फ्रॉग्स इन पॉकेट्स का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे वो अपने अंडे देते हैं। अब बात करते हैं कि स्लैश और बर्निंग, जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, स्लैश और बर्निंग क्या होती है और पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है, उसके बारे में विस्तार में जानते हैं। स्लैश एंड बर्निंग का मतलब है कि एक कल्टीवेटिंग लैंड होता है जिसे फार्मर्स क्लियर करते हैं, जहां पर बहुत ज्यादा फॉरेस्ट या ट्रीज या बुशेस रहती हैं, उन्हें कट करते हैं और एक फ्लैट लैंड में कन्वर्ट करते हैं, ताकि वहां पर कल्टीवेशन की जा सके, और बाद में उन्हें जलाया जाता है, ताकि जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो रिलीज किए जा सके सॉइल के, और कुछ सालों तक इन फ्लैट लैंड्स पर कल्टीवेशन की जाती है। लेकिन लगातार इस्तेमाल करने के बाद यहाँ की जो इन सोइल्स में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो लूज हो जाते हैं या खत्म होना शुरू हो जाते हैं, तो इसलिए उन्हें छोड़कर किसी दूसरी जगह पर चले जाते हैं, किसी दूसरे प्लॉट को, किसी दूसरे लैंड को उसी तरह से क्लियर किया जाता है जिस तरह से पहले को किया गया। और उस वजह से क्या होता है कि दूसरे जगह पर कल्टीवेशन शुरू की जाती है, और जब तक दूसरी जगह पर कल्टीवेशन की जा रही है तो पहली वाली जगह की जो सोइल की जो फर्टिलिटी रहती है वो रिस्टोर होना शुरू हो जाती है, वहां पे पेड़ छोटे छोटे ग्रो करना शुरू कर जाते हैं। और जब दूसरे लैंड की फर्टिलिटी खत्म होती है तो वो पहले लैंड की तरफ चल जाते हैं। तो इस कल्टीवेशन को, इस प्रैक्टिस को क्या कहते हैं, स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन। इसके बाद बात करते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब है कि नंबर ऑफ पर्सन दैट लिव इन 1 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया। 1 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर एरिया के अंदर जितने लोग रहते हैं उससे पॉपुलेशन डेंसिटी रहती है। फॉर एग्जांपल के लिए जो उत्तराखंड की पॉपुलेशन डेंसिटी है दैट इज 189, एंड वेस्ट बंगाल की है 1029, और सबसे ज्यादा स्टेट्स में अगर बात करें तो वो है बिहार की 1102, और जो सबसे कम है वो है अरुणाचल प्रदेश की, दैट इज 17। अगर यूटीज में बात करें तो पॉपुलेशन डेंसिटी यूटीज केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली की सबसे ज्यादा है। अब लास्ट में बात करते हैं जो टेरेस्ट हैं, अगर हिली एरियाज में जो कल्टीवेशन की जाती है वहां पे स्टीप स्लोप को फ्लैट सर्फेसेस में कन्वर्ट किया जाता है, और वहां पे क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है, जिसे टेरेस फार्मिंग भी कहते हैं। और इन स्लोप्स को रिमूव किया जाता है और उन्हें थोड़ा सा फ्लैट किया जाता है, ताकि जो पानी है एकदम से वहां से बहकर बाहर ना निकल जाए। इसके अलावा जो रिवर गंगा और ब्रह्मपुत्र है, जहाँ पर फ्रेश वाटर देखने को मिलता है, वहां पे काफी ज्यादा डॉल्फिन पाई जाती हैं, वैरायटीज देखने को मिलती हैं। और फॉर एग्जाम्पल के लिए सुसु नाम की एक डॉल्फिन है, जो कि ब्लाइंड डॉल्फिन है, वो भी यहाँ पे देखने को मिलती है, और इसकी प्रेजेंस ये बताती है कि जो रिवर का पानी है उनमें सुधार हो रहा है, क्योंकि ये कंटेमिनेटेड वाटर या फिर या बात करें पोल्यूटेड वाटर में ये नहीं होती हैं। इसके अलावा इंडस्ट्रीज और अर्बन वेस्ट से अनट्रीटेड वाटर रहता है, जिससे काफी अमाउंट में केमिकल्स रिलीज होते हैं, वो इन स्पीसीज को खत्म कर रहे हैं। तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में।